अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम भी अच्छे तरीके से और बाकायदगी से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं बच्चों यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस के अंदर आज मैं आपको दो लॉज के बारे में बताऊंगी। पहले लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ of addition of fractions with the same denominator. The commutative law of addition of fraction states that the order in which the fractions are added does not change the results. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर हम अपनी फ्रैक्शंस, क्योंकि हमारा टॉपिक फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो हम फ्रैक्शन ही कहेंगे कि अगर हम हमारी जो फ्रैक्शंस का ऑर्डर है अगर वो चेंज हो जाता है तो हमारे आंसर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये चैप्टर फ्रैक्शन का है इसीलिए इसमें फ्रैक्शन की ही एग्जाम्पल उन्होंने दी है। लेकिन जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो खाली नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होता। अभी चूंकि हमने एडिशन पढ़ी है और सब्ट्रैक्शन पढ़ी है तो इसीलिए चूंकि ये एडिशन पे अप्लाई होता है इसीलिए हम एडिशन की बात कर रहे हैं। जब आगे हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो तब हम मल्टीप्लिकेशन में भी इसको प्रूव करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर जैसे देखें मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी हुई है 20 + 16 इक्वल्स, यानी कि 20 + 16 को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर 13 आता है। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं 16 + 20 तो भी हमारा आंसर 36 ही आया। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारी कम्यूटेटिव लॉ थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपने नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर का मतलब अगर हमने उनकी जगह तब्दील कर दी है तो हमारे आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन states that the result remains unchanged if we change the order, कि जो रिजल्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी या वो सेम रहेगा अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक, ये नहीं होगा कि अगर 20 + 16 36 आ रहा था तो 16 + 20 कुछ और हो जाएगा। नो, हमारा आंसर सेम रहेगा। तो ये तो एग्जाम्पल थी नंबर्स की। चूंकि हमारा टॉपिक फ्रैक्शन है तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। 8/9 + 5/9 ठीक इक्वल्स, अब कर देंगे 5/9 + 8/9। चूंकि ये लाइक फ्रैक्शन है तो इसकी एडिशन आसान है। अगर अनलाइक होती तो पहले हमने लाइक बनानी थी और फिर अपना लॉ प्रूव करना था। ठीक, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, 8 + 5 13/9 एंड 8 + 5 13/9। तो दोनों तरह से हमारा आंसर क्या आया? सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो हमने अपनी तो हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो प्रूफ हो चुका कि अगर हमने अपनी फ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज किया, फ्रैक्शन की जगह तब्दील की, हमारे आंसर के ऊपर फर्क नहीं आया। Hence the commutative law of addition of fraction is verified। ठीक, अब नेक्स्ट एक और लॉ है
associative law of addition. Associative law of addition with the same denominator. ओके जी, associative law क्या कहता है? The associative law of addition of fraction state that the addition of 3 or more fraction is regardless of the grouping of fractions. Associative law क्या कहता है कि हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा फ्रैक्शंस या नंबर, अगेन नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स या अगर फ्रैक्शंस हैं और उनकी हम ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप्स का मतलब कोई से 2 नंबर्स या 2 फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में कर देते हैं, तो तब भी हमारे आंसर पे फर्क नहीं आएगा। ये देखें एग्जाम्पल, हमारे पास 3 नंबर्स थे 9, 10, 8। 9 + 10 + 8, ये देखें इस तरह ये हमारे नंबर्स थे, इक्वल्स 9 + 10 + 8। ठीक, पहले लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया, जो लास्ट 2 नंबर्स थे उनमें ब्रैकेट लगा दी। राइट साइड पे हमने क्या किया, जो फर्स्ट 2 नंबर्स थे उनके साइड पे ब्रैकेट लगा दी। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर दोनों तरह से सेम आया। ठीक, ये देखें 10 + 8 18, 18 9 27। ठीक, इसी तरह जब इधर हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 9 + 10 19, 19 + 8 27। तो दोनों तरह से जब हमने अपनी जो ब्रैकेट के ग्रुप्स थे अलग अलग बनाए थे, लेकिन हमारा जो आंसर था वो सेम आया। अब चूंकि हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम फ्रैक्शन की एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये 3 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, 1/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड 1/7 + 5/7 + 6/7 इक्वल्स, ये राइट साइड है। अब इसमें भी सेम वही नंबर 1 + 7 + 5/7 + 6/7। मैंने पहले इन 2 फ्रैक्शंस के ब्रैकेट में कर लिया, ग्रुप बना लिया, और राइट साइड पे इन दोनों का ग्रुप बना लिया। अब पहले इनको सॉल्व करेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 1 + 5/7 + 6/7 इक्वल्स 5 + 1 6/7 + 6/7, 6 + 5 11/7, 6 + 6 12/7, 11 + 1 12/7. Hence, it is verified that left hand side equals right hand side. के एसोसिएटिव लॉ में जब हमने ग्रुप्स बना लिए तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आया। जो हमारे 2 लॉज थे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये दोनों लॉज जो हैं ये एडिशन के लिए वेरीफाइड हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमने 2 लॉज कर लिए। अब अगर आप अपनी एक्सरसाइज 3C पे देखें तो इन लॉ से रिलेटेड आपके 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स थे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कोई नहीं है। हम इधर देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि ये आपने खुद सॉल्व करनी है, लेकिन चलो मैं आपको फिर भी बताती हूँ जो लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, 2/7 + 1/7 इक्वल्स -7 + -7 satisfy the commutative law of addition. क्या करना है, हमने इस फ्रैक्शन की इधर ऑर्डर चेंज कर देनी है। इधर 2 पहले है 1 बाद में, तो इधर हम 1/7 +
2 by 7 satisfy the commutative law of addition. The sum of 9 by 13 and 4 by 13 is equal to the sum of 4 by 13 and 9 by 13. ठीक है कि इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? 4 by 13, the sum of 4 by 13 and 9 by 13. According to the associative law of addition, bracket 4 by 5 plus 7 by 5 bracket plus 11 by 5 equals, क्या करना है? हमने ग्रुपिंग अब चेंज कर देनी है इधर 4 by 5 plus 7 by 5 plus 11 by 5. इधर फर्स्ट 2 के साथ ग्रुप बना हुआ है तो हम किसके साथ इधर बना देंगे? लास्ट 2 के साथ. ठीक है. 15 by 22 minus 5 by 11 equals, ये तो आपको आता है, आपने खुद करना है, इसको भी आपने खुद करना है. ठीक है, बिकॉज मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको समझा चुकी हूँ. State whether the following are true or false. The commutative law of addition is not true for fractional numbers. क्या commutative law of addition fractional numbers यानी कि fraction, for example 2 by 3, 7 by 8 etc. इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती. So false. इन पे अप्लाई होती है क्योंकि अभी हमने यही तो पढ़ी है. The associative law of addition of fraction is true for fractions. Yes. To add or subtract like fractions, we take LCM of the denominator. To add or subtract like fractions. ये देखें, उन्होंने आपको कहा है कि अगर हमने like fraction को add और subtract करना है तो हमने क्या उनके डिनोमिनेटर का LCM निकालना है? No, बिल्कुल भी नहीं. अनलाइक फ्रैक्शन के एलसीएम का डिनोमिनेटर निकालना है. ये बात कभी नहीं भूलनी. ओके, फॉर एमसीक्यू है, ये वाले दो आप खुद करेंगे. फॉर 9 by 13 and 6 by 13 द कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स. अब एक बात याद रखना, अभी मैंने आपको बताई थी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, पहली ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन, तो ये तो है ही नहीं. डिवीजन भी नहीं है, इसमें ब्रैकेट आ गई है, सो ऐड. ठीक है. 5 by 8 minus 3 by 12 इज इक्वल टू, ये आपने खुद देखनी है ऑप्शन, और आगे तो सारे उसी तरह के हैं. ठीक. सो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो चुकी है. हमने एम्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो गए हमारे. 4, 5, 6, 7 के हमने 8 तक किए हैं पार्ट्स, ये सारे कट कर दें. और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्रॉस है. ठीक है. सो वी हैव डन आवर एक्सरसाइज 3C. ओके, आज मैं आपको एक पजल समझाऊंगी. आप खोलें अपनी बुक का पेज नंबर, जो आपकी प्रैक्टिस शीट होगी. इसमें एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की पजल है. ये वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ गेम. ये आपके सिलेबस में है, एक्टिविटी मैथ्स लैब एक्टिविटी 4. बहुत ही मज़े की है. मैं एक आपको समझाऊंगी, आपने बाकी खुद करनी है. ठीक है. ओके, ये पेज नंबर 210 है. सो जब आप इसको बुक पे तो आप इसे सॉल्व करेंगे ही, लेकिन आपने ये जो सारे ग्रिड्स हैं, अपनी जो मैथ्स की नोट कॉपी है, आपने उसके ऊपर ये इसी तरह ये बॉक्सेस बनाने हैं और इसके अंदर भी ये बॉक्सेस बनाने हैं. मतलब एज इट इज़ आपने उसके ऊपर बनाना है. अगर आप फोटोकॉपी ये पेज करा के उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको खुद अपनी नोट कॉपी के ऊपर बनाएं और फिर आप वहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे. ठीक. अब देखें, ये बहुत ही सिंपल है और मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली. ये
मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, इसमें कुछ नंबर्स उन्होंने आपको हॉरिजॉन्टल दिए हुए और ये कुछ वर्टिकल दिए हुए, ठीक। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये रो है, कॉलम है, इस कॉलम को, ये कॉलम्स है, ये रोज है, ठीक है। ये कॉलम होता है और ये रो होती है। हमने क्या करना है, कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। समझ आई? ये हो गया हमारा पूरा। इस पे एक छोटा सा टिक लगा देंगे। 5, अब इसी तरह 5 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। अब इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 8 ओके। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 8 72। सो हमारा क्या हो गया, कॉलम कंप्लीट। हमने जो ये पूरी ग्रिड थी उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब इसी तरह आपने इनको करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखें 6 8 10 12 5 6 7 8 3 7 9 11, कोई ऐसा टेबल नहीं है जो मुश्किल हो। सो आपने ये ग्रिड्स अपनी कॉपीज पे बनाने हैं, नोट कॉपी के ऊपर जो स्कूल की होगी, और इनको वहां पे कंप्लीट करना है। ओके, पेज नंबर 210। ओके ओके बच्चों, ये है हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक। बेसिकली ये चैप्टर हमारे जो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ये उससे रिलेटेड है। एंड ये बहुत ही सिंपल है। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में इससे रिलेटेड चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए मैं इस चैप्टर की आपको सिर्फ एक थोड़ा इसको मैं सिर्फ ब्रीफली बता दूंगी कि आपने ये करना कैसे है। मैं आपको इसके आंसर्स नहीं इधर करवाऊंगी, ठीक। मैं आपको सिर्फ ये चैप्टर समझाऊंगी कि आपने ये कैसे करना है, बिकॉज़ ये चैप्टर आपको जो समर वेकेशन का वर्क मिलेगा उसके अंदर ये चैप्टर मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि आप इसको खुद पढ़ के खुद सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैं इसीलिए सिर्फ आपको ये बता रही हूँ ताकि आप जब उसके अंदर मैथ्स के जो मैथ्स का आपको वर्क मिला हुआ है, तो जब उसके अंदर आप ये चैप्टर पढ़ें तो एकदम परेशान ना हो जाएं कि ये चैप्टर आपको कहाँ से आया है। तो ये चैप्टर क्या उसे कहते हैं, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, देखिए इस चैप्टर के अंदर ग्राफ्स हैं, और ग्राफ्स क्या होते हैं, जैसे कि ये एक ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ का उन्होंने आपको ऊपर ये हेडिंग दी हुई है, इन आ सर्वे children of class 4 were asked about their favorite color. The information was then represented in a vertical bar graph. जो इस तरह की शेप होती है, ये देखें, ये ग्राफ के दो एक्सिस होते हैं, ठीक। एक ये एल हो गया, ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको हम कहते हैं वर्टिकल साइड और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इस तरह ये जैसे जो पोल, स्ट्रीट पोल्स होते हैं,
उसकी तरह की जो लाइन होती है ये होती है वर्टिकल, और फ्लैट स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जैसे इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने आपको वर्टिकल बार्स दी हुई हैं, ये बार्स हैं और ये सारी सीधी खड़ी बार्स हैं, और इसके अंदर उन्होंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको दी है कलर्स की, और वो कौन से बच्चों के फेवरेट कलर्स हैं, क्लास 4 के। अब अगर आप देखें एक साइड पे उन्होंने आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं, फेवरेट कलर्स, उन बच्चों के क्या क्या फेवरेट कलर्स हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, रेड, ऑरेंज। ठीक, नीचे उन्होंने आपको 5 सवाल दे दिए, आपने इन सवालों का जवाब इधर से देख के लिखना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक रेड, रेड कितने बच्चों को पसंद है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि रेड किधर है, ये रेड, रेड की इधर से आपने लाइन देखनी है, कितने बच्चों पे जा रही है, 6, तो हम इधर क्या लिख देंगे, 6। सही। विच कलर इज लीस्ट लाइक, कौन सा कलर सबसे कम पसंद है बच्चों को। देखें कौन से कलर का जो बार है वो सबसे छोटी है, ऑरेंज। या इधर से देख लें कौन से, कितने बच्चों को वो कलर पसंद है, 2 को, तो कौन सा कलर सबसे कम पसंद किया जाता है, ऑरेंज, तो हम ऑरेंज लिख लेंगे। तो बेसिकली ग्राफ्स हैं बहुत सिंपल, और इतने सिंपल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं कि ये वाली कोई बच्चा ये नहीं कह सकेगा कि इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, बिकॉज बहुत सिंपल इंग्लिश है इसके अंदर। ठीक, तो जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक, ये आप खुद करेंगे, मैं टिक लगा रही हूँ ताकि आपको पता रहे। जैसे लाइन ग्राफ्स, ठीक, अब देखें इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फ़र्क है। यहाँ पे उन्होंने आपको बार्स बना के बताया, ठीक, यहाँ पे उन्होंने आपको लाइन से शो करके बताया, नंबर्स उन्होंने वही बताए हैं। Another very useful graph is the line graph. It is particularly useful when we want to measure something which is gradually changing. आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो रही है, देखें वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइन आगे जा रही है। आप इस लाइन ग्राफ की मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो अगर आप टीवी पे देख रहे हो, जब आपको वो केसेस के ग्राफ बता रहे होते हैं कि किस महीने में कितने केसेस थे या कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, तो अगर आप वो ग्राफ की लाइन देखा करें तो वो ऐसे ऐसे इस तरह से कोई शो हो रही होती है। तो ये क्या है, लाइन ग्राफ। इससे वो पता चल रहा होता है कि कितने टाइम में चीज़ इंक्रीज हुई है, कहाँ पे डिक्रीज हुई है, इस पर्पज़ के लिए होता है। ठीक, लेकिन आपको बहुत ही उन्होंने सिंपल बताया हुआ है, और ये भी आपने खुद करना है। क्या है इसमें, नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज, आपकी फेवरेट चीज़, और रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज, 3 पिज़्ज़ा की क्या प्राइस है, ये देखें, पिज़्ज़ा नंबर 1, पिज़्ज़ा नंबर 2, पिज़्ज़ा नंबर 3, पिज़्ज़ा नंबर 4, पिज़्ज़ा नंबर 5। पिज़्ज़ा नंबर 3 की क्या प्राइस है, 450। आप इधर लिख देंगे रुपीज़ 450, कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक है, बेसिकली एक्सरसाइज तो यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन आपने ये एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है। ठीक, अब एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 वर्टिकल ग्राफ्स हैं ये, ठीक है, 3, 4 कॉलम ग्राफ्स, इसमें आपको उन्होंने कॉलम्स दिए हुए और शेड किए हुए हैं। ठीक है, 5 लाइन ग्राफ, ये देखें इस तरह की जो मैं बात कर रही थी। 6 दैट्स इट, 6, ये 6 ग्राफ्स आपने खुद करने हैं, इनके आंसर्स, एंड वेरी ऑनेस्टली करने हैं। ये नहीं करना कि पीछे से आंसर लिख के काम ख़त्म। उसमें बच्चों मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। आप इन ग्राफ्स को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसका आंसर देंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मेरा ना फ़ायदा कोई होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, सो नो चीटिंग, डू इट वेरी ऑनेस्टली। ठीक है,
और आपने इनको बुक पे सॉल्व नहीं करना। आपने क्या करना है, अब आपके पास आपकी शॉप्स ओपन हो चुकी हुई हैं, आपने फोटोकॉपी शॉप से इन ग्राफ्स की, जैसे ये ग्राफ्स, ये जो सारे ग्राफ्स हैं, आपने इनकी फोटोकॉपी करा लेनी है, ठीक। और फिर आपने अपनी नोट कॉपी, मैथ्स की स्कूल की नोट कॉपी के ऊपर ऐसे, जैसे ये वाला पेज है, ये आपने पेज फोटोकॉपी कराया, लेकिन ऐसे नहीं करना कि इसी पूरी पेज को आप अपनी कॉपी के ऊपर पेस्ट कर लेना। आपने इतना सा पोर्शन कट करना है अपनी कॉपी के लिए, उसको कॉपी के ऊपर पेस्ट करें। इन क्वेश्चंस को खुद हाथ से लिख के इनके आंसर्स लिखने हैं आपने, ठीक है। अगर आप इतना पोर्शन, ये देखिए जो कलरफुल सा पोर्शन है आपका, इसको ऊपर पेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये तो रजिस्टर है वैसे, लेकिन चले मैं आपको इसी पे समझा देती हूँ। ये हमने पेज फोटोकॉपी करा लिया, इसमें से मैं सिर्फ इतना वाला जो पोर्शन है जो हमारे ग्राफ का है, इसको मैं कट करूँगी, मैं अपनी कॉपी पे इधर इसको पेस्ट करूँगी। इसके नीचे जैसे ये 5 क्वेश्चंस लिखे, मैं अपने हाथ से ये क्वेश्चंस लिखें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को लिख रहे होंगे तो आप उसको साथ पढ़ेंगे भी। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी एक तो आएगा और आपको उन क्वेश्चंस की समझ भी आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप उसका आंसर लिखें। इसी तरह से, कोई ज़्यादा नहीं है, ये आपने ये सारे ग्राफ्स इसी तरह पहले पेस्ट करने हैं। एक पेज के ऊपर एक ग्राफ पेस्ट करें, नीचे उसके क्वेश्चंस खुद लिखें और फिर उसका आंसर दें। तो ये बहुत ही आसान से, इसीलिए मैंने आपके लिए ये काम रखा हुआ है कि आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। थैंक यू।